हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम गांव वालों और उस वेयरवुल्फ के बीच में हुई घटना के बारे में सबको बता रहा था। तो चलिए इस एपिसोड में इसके आगे का देखते हैं। शुरू करते हैं वेयरवुल्फ पार्ट 6। सोनम, थोड़ा पानी देना, कहकर विक्रम कुछ देर शांत होकर बैठ गया। सभी के चेहरों पर बेचैनी के भाव थे। विक्रम ने पानी पीकर आगे कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांव में फैलने लगी। ऐसे भी जीव हैं जो इंसान से भेड़िए में बदल सकते हैं, और ऐसे ही एक जीव ने होली की रात एक इंसान को मार डाला। लोगों के मन में डर घर कर गया। सूरज छिपने के बाद लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया। जल्द ही इस बात की खबर उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा नीति कुशल और समझदार थे। उन्होंने खबर की पुष्टि के लिए अपने गुप्तचरों को उस गांव में भेजा और फिर महाराजा की जय हो, गुप्तचर ने आकर कहा। क्या खबर लाए हो? राजा ने पूछा। महाराज, वो खबर सच्ची है। होली की रात एक लड़के ने उस गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और फिर भेड़िए का रूप लेकर जंगल में भाग गया। वो लड़का कौन था? कहाँ से आया? इसकी कोई सूचना है? नहीं महाराज, गांव वालों का कहना है कि वह जंगल के भीतर से ही कहीं से आया और वहीं लुप्त हो गया। ठीक है, जैसे ही कोई सूचना प्राप्त हो तुरंत हमें कहो। राजा ने गुप्तचर को जाने को कहा। फिर अपने मंत्री को बुलाकर राजा ने कहा, मंत्रीवर, हमारे गुप्तचरों से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जो हमने उस विचित्र जीव के बारे में सुनी है वो सच है। जी महाराज, इसकी वजह से प्रजा में भय व्याप्त हो रहा है, मंत्री ने कहा। राजा ने कुछ विचार करते हुए कहा, जय सिंह जी, आप जंगल से लगे गांव में कुछ सिपाहियों को बंदूकों के साथ तैनात कर दीजिए। अब किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। माफ कीजिए महाराज, पर मुझे वह कोई पैशाचिक शक्ति लगता है। उसका सामना हमारे सैनिक कैसे करेंगे? यदि आप कहें तो मैं पंडित वेदांत शास्त्री को। वेदांत शास्त्री? वो शास्त्र बांचने वाला ब्राह्मण है। वे इस विषय में क्या कर सकते हैं? राजा ने मंत्री की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा। माफ कीजिए महाराज, पर वो ही हैं जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वो साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु रक्षक कुल से हैं, मंत्री ने कहा। रक्षक कुल? ये वही लोग हैं ना जो बुरी शक्तियों से लड़ने का दावा करते हैं और लोगों को ठगते हैं। महाराज, वो लोग किसी को ठगते नहीं हैं। आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का धन नहीं लिया है। देखिए जय सिंह जी, मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता, परंतु बात प्रजा की रक्षा की है, तो जो आपको सही लगे आप करिए। 2 दिन बाद एक हवेली नुमा घर में मंत्री जय सिंह ने प्रवेश किया। सामने आंगन में पंडित वेदांत शास्त्री बैठे थे। 35 साल की आयु, माथे पर चंदन तिलक और ज्ञान का तेज, और आंखों में लाली नजर आ रही थी। आगे बढ़कर जय सिंह ने आगे उनके पैर छुए। शास्त्री जी, आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर, वेदांत ने गंभीर होते हुए कहा। जैसा आपने कहा उसके अनुसार मैंने कई ग्रंथों को देखा, वह रक्ष कुल की लिपियों में भी ढूंढा, परंतु ऐसे किसी जीव का वर्णन मुझे नहीं मिला। यथार्थ इस जीव का वर्णन कहीं नहीं है? मंत्रीवर ने पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इनका वर्णन रक्षकुल और उन ग्रंथों में नहीं मिला जिनका अध्ययन मैंने अब तक किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जय सिंह समझ नहीं पा रहा था कि वेदांत कहना क्या चाहता है। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से कहा, शास्त्री जी, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ।
अगर रक्षकुल के ग्रंथों में नहीं है और अन्य ग्रंथों में भी आपको उस जीव के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो इस समस्या का निदान कैसे होगा? जय सिंह की बातें सुनकर वेदांत ने उसे समझाते हुए कहा, मंत्रीवर, रक्षकुल के ग्रंथों में इस जीव का वर्णन ना होने का कारण ये है कि ऐसे जीव से कभी किसी रक्षकुल का सामना हुआ ही नहीं है। रक्षकुल की लिपियों में केवल उन्हीं शक्तियों का वर्णन है जिनका सामना रक्षकुल कर चुका है। अन्य किसी ग्रंथ में किसी न किसी स्थान पर उनका वर्णन अवश्य होगा, परंतु वो ग्रंथ कहाँ हैं और है भी अथवा नहीं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि भारतवर्ष का बहुत सा इतिहास एवं ग्रंथ विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जलाए जा चुके हैं। इतना कहकर वेदांत बेचैनी से आंगन में घूमने लगे। कहीं यह किसी पैशाचिक शक्ति का कार्य तो नहीं जिसने रूप परिवर्तित करके ऐसा कृत्य किया हो? जय सिंह ने अनुमान लगाते हुए कहा, नहीं, यदि होता तो इस तरह का एक बार दृष्टिगत होकर शांत नहीं बैठ जाता, दोबारा कुछ ना कुछ जरूर करता, और अगर वो कोई पैशाचिक शक्ति है तो उसे मंत्र शक्ति से वश में किया जा सकता है। वेदांत ने कहा, तो अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? जय सिंह ने पूछा। आप महाराज से कहकर जंगल से लगे गांव में सैनिक तैनात करवा दीजिए। 2 दिवस पश्चात हम मंत्र शक्ति से राज्य की सीमा का बंधन कर देंगे, और यदि वह कोई असुरी शक्ति है तो मंत्र रेखा उसे रोके रहेगी। इतना कहकर वेदांत अपने निवास की तरफ चल पड़े। महाराज, हमने वेदांत शास्त्री जी से बात की है। उन्होंने कहा है वो 2 दिवस पश्चात वन से लगी सीमाओं को मंत्र द्वारा रक्षित कर देंगे। तब तक वहां सैनिक सुरक्षा बढ़ाने का निवेदन किया है। जय सिंह ने कहा, मंत्रीवर, आपको पूर्ण विश्वास है कि ये वेदांत शास्त्री इस समस्या का निदान कर पाएंगे, क्योंकि यह प्रजा की रक्षा का प्रश्न है? अवश्य महाराज, रक्षकुल गत 50 वर्षों से काली शक्तियों से समाज की रक्षा कर रहा है। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें करिए, कहकर महाराज अपने कक्ष में चले गए। वेदांत शास्त्री अपने घर पर आकर बैठे तो एक 22 साल का लड़का पानी का गिलास लेकर आ गया। वेदांत ने पानी पीकर गिलास एक तरफ रख दिया। गुरुजी, आप 2 रातों से सोए नहीं हैं, कृपया थोड़ा विश्राम कर लीजिए। लड़के ने कहा, अभी विश्राम का समय नहीं है शशि। मैंने तुम्हें जो कार्य सौंपा था उसका क्या हुआ? जी, मैंने सब तैयारी कर ली है, परंतु गुरुदेव, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं उसका निदान कैसे करेंगे? शशि ने शंका जाहिर की। शशि, इससे पहले भी रक्षकुल का पाला ऐसी शक्तियों से पड़ चुका है और हमने विजय भी प्राप्त की है, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भयावह होने का अंदेशा लग रहा है। उधर जंगल में भी भेड़ियों के पास यह खबर पहुंच चुकी थी कि उनके जैसे दिखने वाले और भी जीव हैं। हालांकि कुछ बुजुर्ग भेड़िए इंसानों के अस्तित्व के बारे में जानते तो थे, पर उन्हें अपने लिए खतरा नहीं मानते थे, क्योंकि इतने घने जंगल में कोई मनुष्य आता नहीं था, और आ भी जाए तो ये नहीं जान पाता कि आदम भेड़िए का कोई अस्तित्व भी है, क्योंकि वो लोग सिर्फ शिकार और पूर्णिमा के अनुष्ठान के लिए बाहर निकलते थे, और शिकार करते समय भी वो भेड़िए के रूप में ही होते थे। अगर कोई भूले भटके पूर्णिमा की रात को वहां पहुंच भी जाता तो उनकी उस शक्ति की वजह से वो विक्षिप्त हो जाता। इसी कारण से उनका अस्तित्व बाहरी संसार के लिए गौण था, परंतु अब उनका सच लोगों के सामने आ चुका था और उनके हाथों एक आदमी की जान भी जा चुकी थी। इसीलिए बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि उन्हें इस स्थान से पलायन कर जाना चाहिए, परंतु कुछ युवा भेड़ियों ने उनका विरोध किया। जंगल का ये इलाका उनका घर था। जानवरों से भरपूर
जहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने वहीं रहने की ठान ली थी। अब ये बात दोनों ही पक्षों के अस्तित्व पर बन आई थी और फिर ये अस्तित्व को लेकर शुरू हुई लड़ाई जल्द ही एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने पर बन गई। विक्रम ने खड़े होते हुए कहा, कैसी लड़ाई और वो भेड़िए ऐसे कैसे बने और अभी कहाँ जा रहे हो तुम? अभिमन्यु ने पूछा। दिन निकल आया है और धुंध भी छट गई है। हमें जंगल में जाकर तुम्हारे साथियों के शव वहां से लाकर उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, विक्रम ने कहा। विक्रम और अभिमन्यु कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल में उसी जगह गए जहां वो हादसा हुआ था। वहां चारों तरफ खून और मानव अंग छत विछत हालत में बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर अभिमन्यु की रुलाई छूट रही थी और सिपाहियों का मन उखड़ने लगा। बस विक्रम ही था जो इन सब में भी शांत खड़ा था, जैसे उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो या उसे ऐसे दृश्यों की आदत पड़ गई हो। गांव वालों के साथ मिलकर अभिमन्यु के सभी साथियों का अंतिम संस्कार कर वो वापस घर आ गया। आसमान में बादल घिरने लगे थे। दोपहर में भी मौसम में कोहरा छाने लगा। सारे गांव में मरघट का सन्नाटा पसर गया। गांव के कुछ व्यक्ति उसके साथ थे। सभी के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। विक्रम, वो दरिंदा, एक बुजुर्ग ने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए पूछा और वो अपनी बात पूरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विक्रम ने उसके कांपते हुए हाथ की तरफ देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत करो काका, मेरे होते हुए अब वो किसी की जान नहीं ले पाएगा। वैसे भी वो मेरे तीरों से कल काफी घायल हो चुका है और आज उसे। विक्रम बोल ही रहा था कि भयंकर बिजली कड़कने की आवाज हुई। काका, लगता है बारिश आने वाली है, आप लोग अभी अपने घर चले जाइए, विक्रम ने कहा। उसको भेज विक्रम एक खाट पर आंख बंद करके लेट गया। अभिमन्यु उसके पास ही बैठा था। उसके सवालों के जवाब अभी भी बाकी थे, पर उस समय उसने कुछ भी नहीं पूछना ठीक नहीं समझा। इसीलिए वो भी आंख बंद करके कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया। उठो, खाना खा लो, सोनम ने उसको जगाते हुए कहा। भूख नहीं है मुझे, अभिमन्यु बिना उसकी तरफ देखे कहा। भूख हो या नहीं, पर तुम्हें दवा लेनी है, इसीलिए भोजन तो करना ही पड़ेगा। जख्म अभी पूरी तरह भरा नहीं है, सोनम ने फटकारने के अंदाज में कहा। अभिमन्यु कुछ बोलने ही वाला था कि विक्रम ने कहा, खाना खा लो, वरना रात को उस भेड़िए का सामना कैसे करोगे? मतलब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो? विक्रम ने अभिमन्यु की बात सुनकर बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।